हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। और इस चैप्टर को अपन ने 50% कंप्लीट कर लिया है। अब अपना 50% पोर्शन रहा है जो कि है अबाउट रिफ्रैक्शन। तो बेटा आज अपन अपना लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट के एक और फिनोमेना के बारे में। इससे पहले अपन ने डिस्कस करा था अबाउट रिफ्लेक्शन। सो नाउ आज अपना टॉपिक जो रहेगा दैट इज रिफ्रैक्शन। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था तीन टाइप के सरफेस अपने पास हो सकते हैं। सबसे पहला ओपेक, जहां से लाइट आर पार नहीं जा सकती। दूसरा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट जा सकती है। और तीसरा ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार लाइट जा तो सकती है लेकिन अपन को वहां से क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, तो वो हो जाए अपना ट्रांसलूसेंट। तो अपना जो रिफ्रैक्शन है वो मेनली कहां पे होने वाला है, वो होने वाला है बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, जैसे वाटर, ग्लास, ऑयल, ये सब कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ठीक है। सो इनके अंदर अपन को रिफ्लेक्शन देखने को मिलने वाला है। सॉरी रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस देयर पाथ। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब अपने पास जो मीडियम होता है, ठीक है, हमने बोला ना कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो मीडियम अपने पास बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, तीन मेन फिनोमेना पढ़ेंगे। केस नंबर वन क्या है भाई, केस नंबर वन क्या है, जस्ट अ मिनट। केस नंबर वन, when light passes through rare to denser medium. Now what is the meaning of rare and denser? rare medium और denser medium ये क्या है। सो देखो ऐसे मीडियम जिनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं वो रेयर मीडियम होता है, और जिस मीडियम में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं वो डेंसर होता है, ठीक है। जैसे एयर एक रेयर मीडियम है क्योंकि एयर में पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है। जबकि मान लो मैंने बोला वाटर, तो वाटर क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जिस मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स का स्पेस ज्यादा रहेगा दैट इज रेयर, और जहां पे वो ज्यादा डेंस होंगे, मतलब बहुत ज्यादा पास पास होंगे, वो अपना डेंसर। तो अब मान लो मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है जो दो मीडियम को अलग अलग करती है, ठीक है बेटा। नीचे मेरे पास मान लो रेयर मीडियम है और ऊपर मेरे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है भाई। तो रेयर मीडियम फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने बोला एयर, और डेंसर मीडियम मान लो हमने बोला वाटर। तो मान लो हमारी लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मतलब एयर से वाटर में जा रही है, तो किस टाइप से बिहेव करेगी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं बोल रहा हूं मान लो इधर से एक लाइट रे आती है, ठीक है, एयर से वाटर में लाइट रे जा रही है, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एओ, ठीक है, ये पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, ओ। तो ये जो एओ है ये अपनी इंसिडेंट रे है। एओ क्या है भाई, इंसिडेंट रे है, ठीक है, आने वाली रे को अपन इंसिडेंट रे बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक रे बनाते हैं हम, दैट इज नॉर्मल। तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया जो अपना नॉर्मल है, ठीक है। एनएम क्या हो गया बेटा, अपना नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रे। नाउ व्हाट इज ओ, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर रखी है। ओ क्या है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ मैंने बोला कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अब ये जो पूरा अपना फिनोमेना हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे हो रहा है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। अब ट्रांसपेरेंट पे तो लाइट आर पार जा सकती है, तो लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन जाएगी नहीं, अभी लाइट कहां जा रही है बेटा,
रेयर टू डेंसर, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाती है तो देखो वाटर में मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होंगे कंपैरेटिवली एयर, तो मेरी जो लाइट रे है बेटा वो बैंड करेगी, ठीक है, वो सीधी नहीं जाएगी, वो अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है, वो अपना क्या चेंज करेगी बेटा, पाथ चेंज करेगी। इस फिनोमेना को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वो सीधी जानी चाहिए लेकिन वो क्या करेगी, सीधी नहीं जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, है ना, तो वो जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन वो जाएगी ऐसे नहीं, वो इधर की तरफ बैंड हो जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ठीक है, वो ऐसे जाएगी। सो ये जो अपनी है बेटा ओ बी, ये कौन सी रे हो जाएगी अपनी, रिफ्रैक्टिव रे, ये अपनी रिफ्रैक्टिव रे हो गई, ठीक है भाई, ये क्या हो गई अपनी रिफ्रैक्टिव रे हो गई। अब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं आई, और रिफ्रैक्टिव और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है अपन उसको बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे अपना एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और अपने पास जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, यहां पर अपन ने देखा कि अपने पास जो फिनोमेना हमने देखा इसमें क्या हो रहा है। सो बेटा यहां पर नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, अपनी लाइट किस टाइप से बिहेव कर रही है, उसको जाना चाहिए था सीधा बट वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, तो इसको बोलते हैं बेटा बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, क्लियर है। नाउ अपना यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये तो फिनोमेना था अपना किसका बेटा, जब लाइट गई रेयर टू डेंसर। अब मान लो इसी जगह लाइट जाती है, केस नंबर 2 ले रहा हूं मैं यहां पे, मान लो इसी जगह लाइट जाती है, कैसे, केस नंबर 2, when light passes through passes through denser to rare medium, ठीक है। सो अगर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है तब कैसे बिहेव करेगी, तो मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, तो नीचे है हमारे पास बेटा डेंसर और ऊपर है रेयर मीडियम। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास नीचे है वाटर और ऊपर है एयर। अब एयर से लाइट वाटर से एयर में अगर जाती है तो कैसे बिहेव करेगी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लो ये है अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है, यहां पे अपना नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री टू सरफेस नॉर्मल, ये अपनी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है भाई। अब देखो लाइट कैसे जानी चाहिए, सीधी, लाइट कैसे जानी चाहिए, सीधी, लेकिन जैसा कि हमने बोला कि वो सीधी तो जाती नहीं है, तो वो बैंड होती है। अब की बार वो इधर बैंड होगी या इधर बैंड होगी, देखो डेंसर मीडियम वो है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, रेयर मीडियम वो है जहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है यहां पे मॉलिक्यूल्स दूर होंगे। एयर देखो ना कितने, मतलब आप आराम से मूव कर सकते हो अपने हैंड्स वगैरह को, तो लाइट भी बहुत अच्छे से मूव हो सकती है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा स्पेस यहां पे लाइट को मिलेगा, तो लाइट क्या करेगी बेटा, लाइट क्या करेगी, बैंड तो होगी लेकिन नॉर्मल की तरफ नहीं होगी, नॉर्मल से दूर बैंड होगी, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, अब की बार लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, फार टू द नॉर्मल, ठीक है। सो यहां पे अपन को जो देखने को मिलेगा फिनोमेना, उसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, नोट करेंगे, लाइट बैंड्स टूवर्ड्स नहीं आएगा, फार टू द नॉर्मल, ठीक है, फार टू दी नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। नाउ ये अपना हो गया बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है, बात समझ में आई क्या।
थर्ड केस, मान लो अपनी जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर कैसे भी जा रही है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले केस में आप इसको लाइट को कोई से भी मीडियम में भेजो, कंडीशन क्या है, व्हेन एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर लाइट 90 डिग्री के एंगल से आती है, अब वो कौन से मीडियम में आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर मान लो ये मेरे पास दो मीडियम है, ठीक है, मीडियम M1 और मीडियम M2, अब रेयर है डेंसर है ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट यहां पर कैसे आती है बेटा, अगर लाइट यहां पर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो जब वो इस ट्रांसपेरेंट सरफेस को पार करके जाएगी तो वो कहीं भी बेंड नहीं करेगी, वो सीधी ही जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि लाइट के रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि वो अपना पाथ चेंज करेगी, लेकिन यहां पे पाथ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो अपना यहां पे जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे जो एंगल आई होता है वो आर के क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। तो अपन ने तीन फिनोमेना देखे, सबसे पहले रेयर टू डेंसर लाइट को लेके गए जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, देन अपन ने देखा कि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, एंड देन अपन ने देखा अगर लाइट 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो बिल्कुल सीधी ही जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसका डाइवर्जन कहीं पे भी नहीं होने वाला है। अब अपन ने जो फिनोमेना पढ़ा, जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसके दो लॉज पढ़े थे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। तो यहां पर अपने पास दो लॉज हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के। सबसे पहला बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सेम टू सेम अपना पहला लॉ आ गया जो कि अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। बस यहां पे रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना फर्स्ट लॉ है जो सेम है, तो आपको याद करने में दिक्कत यहां पे नहीं होगी। लेकिन अपन ने यहां पे देखा कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो भाई एंगल आई और आर इक्वल नहीं होते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे एक नया रिलेशन अपन देखेंगे। सो यहां पे इनके बीच में फिर क्या रिलेशन होता है, यहां पर इनके बीच में क्या रिलेशन होता है भाई। सो यहां पे जो दूसरा लॉ है ये होता है बेटा, हमारे आई का अगर हम साइन ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो अगर मैं लूं साइन आई, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है, अगर हम दोनों एंगल्स का साइन ले लेते हैं तो अपने पास जो रेशियो यहां पे आएगा, वो आएगा बेटा एक कांस्टेंट। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जो कि हर मीडियम के लिए एक अलग अलग वैल्यू देता है हमें, ठीक है। नाउ ये जो कांस्टेंट है यहां पे इसको हम बोलते हैं बेटा म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। अब आप इसको चाहो तो आप बुक में एन लिख रखा है तो आप एन लिख सकते हो, और ये अपना म्यू का साइन होता है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब इस साइन को बोलते क्या है, ये जो कांस्टेंट है हमारा, ये हमारा जो लॉ है इसको बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है अपना, जिसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ठीक है। ये अपना स्नेल्स लॉ है। इसमें एन या म्यू जो है वही कांस्टेंट है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन हो। तो अपन ने यहाँ पे दो लॉज डिस्कस करें। नेक्स्ट अपने पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो इसको अपन समझेंगे, बट उससे पहले इसके बारे में भी अपन डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। सो पहले तो आप यहां तक चीजों को राइट डाउन करो कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है, कौन कौन से अपन ने यहाँ पे केस देखे, ठीक है। देन अपन बात करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं अब अपना, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो अपने पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आरबीएससी एंड सीबीएसई बोथ के लिए। आरबीएससी में इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है, और सीबीएसई में इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है।
सो है क्या है यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा, क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो मान लेते हैं अपन ने यहाँ पे एक क्या ले ली, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये किसका बना हुआ भाई, ग्लास स्लैब है, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मान लो हमने बोला कि यहां से एक लाइट रे आती है, ठीक है, यहां से एक लाइट रे ऐसे आ रही है, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं। तो मान लो यहां से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है भाई, यहां से एक लाइट रे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, अपनी इंसिडेंट रे, जो कैसी है बेटा, मोनोक्रोमेटिक। कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक। तो यहां जो लाइट रे आ रही है वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, क्रोमेटिक। सो मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, मोनो मतलब होता है वन, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो ये जो लाइट है बेटा वो एक ही कलर की है, सिंगल कलर की है, ठीक है। यहां पे अपन इसको व्हाइट लाइट मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब अपन को पता है कि जब लाइट, ये क्या है भाई, बाहर क्या होगा, एयर होगा, और ये क्या है अपने पास, ग्लास है। ये क्या है अपने पास, ये क्या है भाई, ग्लास है, ठीक है। तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, एयर कैसा मीडियम है भाई, रेयर, और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर, ठीक है। तो अपन ने अभी भी पढ़ा कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यहां पे अपन नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है, यहां पे अपन नॉर्मल बना लेंगे, ये मान लो अपना नॉर्मल हो गया, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब लाइट को जाना तो कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्या लाइट ऐसे जाएगी, नहीं, लाइट ऐसे नहीं जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाएगी ऐसे। ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नाउ अब ये क्या है बेटा मेरा, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, बाहर क्या है भाई, एयर है। अब लाइट जब ग्लास से वापस एयर में आएगी, ये तो रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, तो लाइट पहले इसके अंदर जा रही है, अब इससे बाहर निकल रही है। तो जब लाइट जब ग्लास से एयर में आएगी तब अपना क्या फिनोमेना अपन देखेंगे, देखो। तो यहां पे अपन अगेन नॉर्मल बना लेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। और जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो क्या ये सीधी जाएगी, नहीं, ये सीधी तो नहीं जाएगी, ये सीधी तो नहीं जाएगी, ठीक है भाई, ये सीधी तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सीधी, अब ये पेपर ने पढ़ा कि जब ग्लास से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये और ये जो लाइन है, ये और ये जो लाइन है, देखो यहां पे अपना क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो ये और ये जो लाइन है, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होगी। ऐसा क्यों है बताता हूं। अब यहां पे देखो बहुत ध्यान से, ये 90 डिग्री था नॉर्मल, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई। तो बेटा ये एंगल अगर आर है तो ये वाला यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी एंगल आर होगा। बात समझ रहे हो मेरी भाई, ये एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यहाँ पे जेड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये और ये इक्वल होगा ना फिर। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। और एक और खास बात सुनो, ये जो एंगल होगा अब अपना, ये एंगल आई के बराबर होगा। वाओ, कितनी अमेजिंग चीज हुई है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट, अच्छा ये जो रे है अपनी, इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे, ठीक है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और यहां पे ये जो लाइट दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम एल से शो करते हैं, ठीक है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जब लाइट एक ग्लास स्लैब से निकलती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, होता क्या है कि वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब जाना ऐसे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे जाएगी, इधर की तरफ पैरेलली जाएगी, तो इसको बोलता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये देखो आपका एक तो मीडियम पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, एंगल पे डिपेंड कर सकता है नाउ, ठीक है। सो ये सारी बातें यहाँ पे, तो ये डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर आरबीएससी, और फिनोमिना जो है पूरा अपना वो इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई, ठीक है बेटा।
सो इस टाइप से बेटा जब अपनी लाइट जब एक ग्लास स्लैब से निकलती है तो इस टाइप से बिहेव करती है, वहां पे होता क्या है कि उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे यहां से हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमेना मैं आपको समझा दिया। नाउ एक और चीज, ये जो फिनोमेना है वो कलर पे भी डिपेंडेंट होता है। किस पे? कलर पे। कौन से कलर की लाइट यहाँ पे आ रही है? ठीक है, तो आपने वो पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, सुना होगा कभी ना कभी। तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो यहाँ पे जो वॉयलेट है, ठीक है, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, सो कलर पे भी डिपेंड करता है कि किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो कुछ 3-4 फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। सो ये था अपना फिनोमेना। नाउ नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, अभी अभी अपन ने बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, और ये एन क्या है भाई अपना? एन इज अ कांस्टेंट, एन इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है देखो, तो अपन यहां पे डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये है क्या? सो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, ये होता है, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, ठीक है, VACCUME, वैक्यूम। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये अपना फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, दैट इज C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिसको मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी। ठीक है, C मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो अपनी होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में इसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और V क्या अपनी वेलोसिटी है इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम यहाँ पे हो सकता है। अब मान लो मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, n से, तो मुझे n12 निकालना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12? 12 का मतलब है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, इस चीज को मैं से लिख देता हूं प्रॉपर्ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, इस बात को शो करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा n12। ठीक है, इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये जो चीज है यहां पे, ये बनेगी बेटा अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो n2 नीचे आ जाएगा, n1 ऊपर आ जाएगा। नाउ n1 और n2 अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, ये रेशियो में अगर सॉल्व करता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n1 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? C अपॉन V, तो ये हो जाएगा C अपॉन V1। ठीक है, मीडियम 1 है तो अपन ने वॉल्यूम 1 ले लिया इस मीडियम में, और यहां मान लेते हैं अपना वॉल्यूम 2 हो जाता है C अपॉन V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, तो C से C कट हो जाएगा, क्या C से C कट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन V1 एंड 1 अपॉन V2, और ये बन जाएगा मेरा V2 अपॉन V1। सो n12 की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या आ गई बेटा? V2 अपॉन V1, क्या आ गई? V2 अपॉन V1 आ गई। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 1। ठीक है, सो लाइट की वेलोसिटी मीडियम 2 अपॉन लाइट की वेलोसिटी इन मीडियम 1, ये क्या होता है अपना?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, अब मान लो इसी फिनोमिना को मैं कुछ इस तरीके से बोलना चाहता हूं, कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मान लो मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू। तो इस बात को मैं लिखूंगा n21 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सॉरी मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। ठीक है, सो नाउ यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये हो जाएगा c अपॉन v2 और ये हो जाएगा c अपॉन v1। यहां पे मेरा c से c कटेगा तो बनेगा v1 अपॉन v2। सो यहां से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, सॉरी अभी तो हम 2 और 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी इन 1 अपॉन वेलोसिटी इन 2। तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यहां हो क्या रहा है? अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, ठीक है, तो ये आएगा n1 अपॉन n2, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्म में इसको लिखूंगा तो 2 ऊपर आएगा, वेलोसिटी इन मीडियम 2 ऊपर आएगा और वेलोसिटी इन मीडियम 1 नीचे आएगा। इतना याद रख लेना जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का तो ऊपर आएगा, दूसरे वाले का नीचे आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखोगे तो वेलोसिटी 2 वाले की ऊपर आएगी, 1 वाले की नीचे आएगी, उल्टा चलेगा। वेलोसिटी में उल्टा रेशियो लिखना है आपको। ठीक है, सो ये अपने फॉर्मूले हैं जो अपन यूज करेंगे फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम के अंदर लाइट ऑफ स्पीड क्या होने वाली है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चीज है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर क्या होने वाली है। तो इसकी हर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है जिसकी आपकी बुक में टेबल आपको गिवन है। ठीक है, सो इसमें न्यूमेरिकल जरूर आते हैं जो अपन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो सबसे पहले आप इस चीज को राइट डाउन करेंगे यहां से, और ये तो अपन ने कर ही लिया है। ठीक है, सो आप इसे राइट डाउन करेंगे एंड देन आप इसे राइट डाउन करेंगे। देन अपन एक लास्ट फिनोमेना में बात करते हैं अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अपना, दैट इज मोटोनो का अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? तो जैसे मास डेंसिटी होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डेंसर है, ठीक है, वैसे ही बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ये क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी मीडियम की कि वो कितनी लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो क्या है हमारे पास? द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम to refract light is also expressed in terms of optical density। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है भाई? किसी मीडियम की एबिलिटी है कि वो कितनी लाइट को क्या कर सकता है? रिफ्रैक्ट कर सकता है। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डिफाइनाइट कोनोटेशन, इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। तो ये मास डेंसिटी के सेम नहीं होता है। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो ये जो दोनों वर्ड्स मैंने यूज करे थे उनका क्या मतलब था? रेयर मीडियम वो था जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे। तो जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो मीडियम क्या करेगा? ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब वहां पे लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, और जहां पर डेंसर मीडियम था मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है? लाइट को रिफ्रैक्ट करना। तो वहां पे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, सो रेयर मीडियम में लाइट क्या हो जाती है अपनी? दस अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब कहां जाती है? रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट स्लो डाउन हो जाती है और कहां बेंड करती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू अ रेयरर, तो जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, और रेयरर मीडियम कैसा होता है अपना? जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो लाइट को अच्छा स्पेस मिलेगा तो उसकी स्पीड अप हो जाएगी और वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो एक मीडियम की जो कैपेसिटी है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, उस फिनोमेना को अपन या उस एबिलिटी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया अबाउट रिफ्रैक्शन क्या होता है
ये होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अब इसी फिनोमेना को यूज करके हमारे पास एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो लेंस क्या होता है, लेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड देन वहां पे इमेज फॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं, एंड देन लेंस फॉर्मूला, सिंपल, खत्म, ठीक है। तो ये चैप्टर अगले 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। सो आप ये सारी चीजें राइट डाउन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।